सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज़ का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पहले पार्ट में हम लोग क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है उसका पूरा डिटेल में पढ़े थे, कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और उसमें हम लोग मोनेरा पढ़े थे। ठीक है, मोनेरा में आपका क्या था, बैक्टीरिया, ठीक, और ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। ये तीन चीज़ हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ चुके थे। आज का जो वीडियो है इसका लेक्चर 2, इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोटिस्टा, इसके बाद पढ़ेंगे फंगस और इसके बाद पढ़ेंगे वायरस। ठीक है, ये जो प्रोटिस्टा है इसमें हम लोग मेनली पढ़ेंगे एल्गी यानी कि शैवाल, एल्गी यानी कि शैवाल। ठीक, तो प्रोटिस्टा में समझ लीजिए शैवाल आता है, शैवाल पढ़ेंगे। फंगस यानी कि कवक पढ़ेंगे, वायरस यानी कि विषाणु पढ़ेंगे। और इन सभी चीज़ों को इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके बारे में अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। हम लोग 11th के चैप्टर को भी टच कर दिए हैं और जहाँ तक सवाल पूछा जाता है उसमें एक भी सवाल को हमने यहाँ पर नहीं छोड़ा है, सारे सवाल को पकड़ के रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है और इसमें न्यूक्लियस डेवलप्ड है। न्यूक्लियस क्या है, डेवलप्ड। यूकैरियोटिक उसी को बोलते हैं जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, तो मोनेरा और प्रोटिस्टा में क्या अंतर था, मोनेरा भी यूसेलुलर था और प्रोटिस्टा भी यूसेलुलर, लेकिन मोनेरा जो था वो प्रोकैरियोटिक था और प्रोटिस्टा जो है वो यूकैरियोटिक है, बस यही अंतर है और कुछ नहीं। प्रोटिस्टा को टोटल 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इन पाँचों पार्ट को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप समझिए, पहला है क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट ये आपको एल्गी की तरह बिहेवियर करता है। किसकी तरह, एल्गी यानी कि शैवाल की तरह। ठीक है, दूसरा बात करेंगे डाइनोफ्लेजिलेट्स। डाइनोफ्लेजिलेट्स जो है ये भी आपका एल्गी की तरह ही बिहेवियर करता है, यानी कि इसको एल्गी ही मान सकते हैं, क्राइसोफाइट और डाइनोफ्लेजिलेट्स। डाइनोफ्लेजिलेट्स। अगला आते हैं यूग्लिनॉइड, ये यूग्लिना की तरह बिहेव करता है, यूग्लिना। ठीक है, अगला आता है स्लाइम मोड्स, जिसको अवपंक कवक भी बोलते हैं। ये आपका फंगस की तरह यानी कि कवक की तरह काम करता है। उसी तरह अगर हम आपका बात करें प्रोटोजोआ, तो ये एनिमेलिया की तरह, एनिमल की तरह काम करता है। और एल्गी आप समझ सकते हैं, इसको पादप जगत में भी रखा गया है, पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम में। आप समझ सकते हैं कि प्रोटिस्टा जो है उसमें आपका देखिए पहला और दूसरा प्लांट किंगडम से आ गया। ठीक है, एल्गी यानी कि प्लांट किंगडम। ठीक है, तीसरा आपका यूग्लिना से आ गया, चौथा आपका फंगस से आ गया और पांचवा आपका एनिमल से आ गया, यानी कि लगभग सारे किंगडम को ये टच कर रहा है। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा किंगडम जिसमें सभी जगत के जीवों को इंक्लूड किया गया है, तो वो हो जाता है प्रोटिस्टा। क्या हो जाता है, प्रोटिस्टा। आगे सीलिया और फ्लैगेला। फ्लैगेला, सीलिया को बोलते हैं पक्षमाभ और फ्लैगेला को बोलते हैं कशाभ। ठीक है, तो सीलिया जो है वो प्रोटिस्टा में पाया जाता है और फ्लैगेला जो है यू बैक्टीरिया में और प्रोटिस्टा में, दोनों में पाया जाता है। सीलिया कहाँ पाया जाएगा, प्रोटिस्टा में, और फ्लैगेला आपका यू बैक्टीरिया या प्रोटिस्टा में। यू बैक्टीरिया किसको बोलेंगे, यू बैक्टीरिया जैसे इसका एग्जांपल था साइनोबैक्टीरिया, इसका एग्जांपल था साइनोबैक्टीरिया। ठीक, पिछला वीडियो में हम बता चुके हैं, आपको याद रखना है। आगे आते हैं, अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। ये पहले पढ़ेंगे एल्गी के बारे में, एल्गी खत्म होगा फिर फंगस के बारे में, ठीक, उसके बाद वायरस के बारे में। तब इस सब को छोटा छोटा टॉपिक है, ये सब छोटे छोटे टॉपिक लास्ट में पढ़ेंगे। इसको तुरंत, ये तो तुरंत खत्म हो जाएगा। पहले एल्गी पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं, उसके बाद फंगस पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे, तब हम लोग बाद में ये पांचों को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए आते हैं एल्गी में। एल्गी यानी कि शैवाल, एल्गी यानी कि शैवाल। स्टडी ऑफ एल्गी को बोला जाता है फाइकोलॉजी। ठीक, और एल्गी जो है ये टर्म, ये शब्द किसने कॉइन किया था, किसने नाम रखा था, तो ये टर्म कॉइन किया था कार्लस लिनियस ने। किसने, कार्लस लिनियस ने। और एक चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछता है, सबसे प्रिमिटिव एल्गी यानी कि सबसे प्राचीन एल्गी शैवाल किसको बोलते हैं, BGA यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक है, नील हरित शैवाल, ये सबसे पुराना एल्गी है, सबसे प्राचीन एल्गी है। ठीक, याद रखिएगा सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण करने वाला जीव यही है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, पूरे जगत में। आगे आते हैं, हमारे वायुमंडल में आधे से ज़्यादा CO2 का अवशोषण शैवाल के द्वारा किया जाता है, यानी कि जितना भी CO2 है हमारे वातावरण में उसका 50% से ज़्यादा, ठीक है, शैवाल के द्वारा अवशोषण होता है। और याद रखिएगा 90% फोटोसिंथेसिस शैवाल के द्वारा ही होता है।
जितना भी फोटोसिंथेसिस होगा पूरे वर्ल्ड में उसका 90% केवल और केवल शैवाल के द्वारा होता है। और याद रखिएगा थैलोफाइटा जो है हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो थैलोफाइटा जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में शैवाल पाया जाता है, इसलिए शैवाल को हम लोग कभी कभी प्लांट किंगडम में भी रख देते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे छोटा शैवाल कौन है तो एसिटाबुलेरिया। ठीक है, और ये एसिटाबुलेरिया फेमस क्यों है? क्योंकि इसी एसिटाबुलेरिया में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक की खोज की थी। तो हम आपको बताए थे रॉबर्ट नाम से 3 गो चीज़ आपको याद रखना है। रॉबर्ट कोच किसका खोज किया था? सेल का खोज किया था, किसमें? कॉर्क की छाल में। ठीक, सॉरी वो रॉबर्ट हुक था। ठीक, रॉबर्ट कोच जो था आपका किसका? टीबी और कॉलेरा का जीवाणु ना, टीबी और कॉलेरा का जीवाणु का खोज किया था। ठीक, और रॉबर्ट हुक था आपका जो सेल का खोज किया था। तो ये आपको 3 चीज़ याद रखना है, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट हुक। ठीक, तो ये रॉबर्ट हुक जो है वो न्यूक्लियस का खोज किया था, किस पे? एसिटाबुलेरिया नामक शैवाल पर। अब वही अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा शैवाल कौन है तो मैक्रोसिस्टिस, इसको हम लोग दैत्याकार समुद्री घास भी बोलते हैं क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा दैत्याकार, दैत्य के आकार का इसका घास का साइज है। और ये माना जाता है कि ये पोटास का बहुत बड़ा स्रोत होता है। आगे आते हैं एल्गी जो है लगभग 30,000 टाइप के एल्गी पूरे विश्व में पाए जाते हैं। तो एल्गी जो है बहुत बड़ा किंगडम है। हम पहले बता चुके हैं कि आधे से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण यही करता है और 90% फोटोसिंथेसिस यही करता है। तो ये वर्ड आपको छोटा वर्ड पूछ देगा एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। एल्गी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? डायरेक्ट पूछेगा ग्रीन एल्गी को क्या बोलते हैं तो क्लोरोफाइसी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का कलर ग्रीन होता है, तो आप इससे याद रख सकते हैं। तो ग्रीन एल्गी का नाम क्या होता है? क्लोरोफाइकी। और ब्राउन एल्गी का नाम क्या होगा? फियोफाइकी। ठीक है, फियोफाइकी। और रेड एल्गी का रोडोफाइकी। याद रखिएगा, आर से रेड, आर से रोडो। ठीक है, दोनों आर से, तो ठीक है। और ये ग्रीन में क्लोरोफिल, ऐसे याद रखिएगा। तो जो बचा वो हो गया फियोफाइकी। ठीक है, आगे आते हैं। तो ये याद करने का तरीका था। अब इस तीनों को पूरे डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो ग्रीन एल्गी है ये हमेशा फ्रेश वाटर में पाया जाएगा। ये ब्राउन एल्गी है वो आपको मैरीन वाटर में पाया जाएगा। और ये जो रेड एल्गी है ये भी आपको मैरीन हैबिटेट में पाया जाएगा, यानी कि समुद्री परिवेश में पाया जाएगा। यानी कि पहला आपका हो गया फ्रेश वाटर में, मीठा जल में, और दूसरा और तीसरा जो है ये आपको समुद्री परिवेश में पाया जाएगा। ठीक, अगला, इसमें क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम ग्रीन एल्गी पड़ा, क्योंकि ये हरा रंग का दिखता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? स्पाइरोगायरा, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स और चारा। ये 4 को एग्जाम्पल इसका याद रखना है हम लोग को। ठीक है, अगला आते हैं ब्राउन एल्गी। ये अपना खाना जो है लैमिनेरिन तथा मैनिटोल के रूप में स्टोर करते हैं। तो ये आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि ये अपना खाना कैसे स्टोर करते हैं। इसको रेड कलर से कर देते हैं, लैमिनेरिन और मैनिटोल इसके रूप में स्टोर करते हैं। ये आपसे क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछ लेगा कि ब्राउन एल्गी जो है अपना खाना कैसे स्टोर करते हैं, लैमिनेरिन और मैनिटोल। और एक चीज़ और आपको याद रखना है, इसका एग्जाम्पल क्या है? केल्प्स, जिसको सीविड्स भी बोलते हैं, सीविड्स, केल्प्स। अगला है लेमिनेरिया। ये लेमिनेरिया क्यों फेमस है? आयोडीन का बहुत बड़ा स्रोत होता है। फ्यूकस और सारागैसम। ठीक, ये सारागैसम क्यों फेमस है? क्योंकि इससे आर्टिफिशियल वूल बनाया जाता है, आर्टिफिशियल वूल। याद रखिएगा, ये जो चैप्टर है इतना चीज़ आपको याद करने का इसमें मिलेगा, समझिए ये एक तरह से स्टैटिक पोर्शन हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको सारा चीज़ याद ही रखना है। और जो इस चैप्टर में पारंगत हो जाता है, समझिए बायोलॉजी में उसका एक भी क्वेश्चन छूटता नहीं है। अगर छूटेगा आपका बायोलॉजी में क्वेश्चन तो यही एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपको फंसा सकता है, घुमा सकता है, और क्वेश्चन का स्कोप बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक, ऐसा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन पूछ दे और आपको मैं नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन मैंने इतना हद तक कोशिश की आपको बताने का कि आपका 99% एग्ज़ाम में कवर कर ही जाएगा। अगर 1% बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछा, बहुत ज़्यादा टफ, तो हो सकता है कि ये ना बने, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि आपका क्वेश्चन पकड़ा ही जाएगा। आगे आते हैं, रेड एल्गी का बात करते हैं। तो इसके लाल रंग का कारण होता है फाइकोइरिथ्रिन। ठीक है,
तो ये आपसे बिहार सचिवालय में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, बिहार सचिवालय का मेंस का एग्जाम में, जिसमें मैं सेलेक्टेड हुआ हूँ, कि जो लाल सागर है उसके लाल रंग का कारण क्या है। तो लाल सागर है, उसके लाल रंग का कारण फाइकोइरिथ्रिन है, ये पिगमेंट है। फाइकोइरिथ्रिन जो है ये एक पिगमेंट है, ठीक है, इसके कारण होता है। वर्णक, यही है वर्णक, जिसके कारण उसका रंग लाल होता है। अगला, अपना भोजन जो है ये रेड एल्गी वो फ्लोरेडियन स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं, यानी कि स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं, ठीक है। सबसे आपका क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा सजीव है जो अपना भोजन स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं और कौन अपना ग्लाइकोजन के रूप में। तो आपको दिमाग लगाना है, हम लोग पढ़े थे कि प्लांट और एनिमल के बारे में, ठीक है। हम लोग, एनिमल का मतलब मानव, मानव भी एनिमल है, ठीक है। तो हम लोग अपना खाना कैसे स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में, और प्लांट अपना खाना कैसे स्टोर करते हैं, स्टार्च के रूप में, ठीक। तो एनिमल के जैसा बिहेव कौन करेगा, एनिमल के जैसा बिहेव कौन करेगा, फंगस। और प्लांट के जैसा बिहेव कौन करेगा, एल्गी। बस हो गया ना आपका। एल्गी भी अपना खाना स्टार्च के रूप में स्टोर करेगा और फंगस अपना खाना ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करेगा। लेकिन ये इसका भी अपवाद होता है, तो वो सारा चीज़ मैं कवर करूँगा, बस आपको याद दिला रहा हूँ। आगे इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम, ठीक। आगे आते हैं, एल्गी यानी कि शैवाल में रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन कैसे होता है। तो इसका दो तरीका है। पहला तरीका है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि कायिक प्रवर्धन। तो इस चीज़ को तो आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे कि जैसे आप देखे होंगे गुलाब का डंटी है, ठीक है, गुलाब है, उसका डंटी को यहाँ काट दिए और उसको काट के लगा दिए ज़मीन में, तो वो दूसरा गुलाब का पेड़ उग गया। इसी को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि कायिक प्रवर्धन, ठीक। तो इसमें भी, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। तो ये एक तरीका है आपका रिप्रोडक्शन एल्गी में, ठीक है। दूसरा तरीका है एसेक्सुअल यानी कि अलैंगिक प्रजनन का, और ये जो अलैंगिक प्रजनन है ये शैवाल में होता है जू स्पोर्स के द्वारा। किसके द्वारा, जू स्पोर्स के द्वारा, ठीक। आगे आते हैं, अब एल्गी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देखेंगे, ठीक। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ इसके बारे में देखेंगे, और ऐसी जानकारियाँ हैं जो आपने ना कभी सुनी होगी ना कभी जानी होगी। बहुत कम बच्चे होंगे जिन्होंने इसके बारे में इतना डिटेल में पढ़ा होगा, और पढ़ा भी होगा तो याद होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, आपको याद रखना है। आगे आते हैं, हाइड्रा। हाइड्रा एक ऐसा जीव है जिस हाइड्रा के अंदर पाया जाने वाला कौन सा एल्गी है। आपसे पूछेगा हाइड्रा के अंदर कौन सा एल्गी पाया जाता है। हाइड्रा के अंदर पाया जाता है जू क्लोरेला, ठीक। आगे अब क्लोरेला का बात करते हैं, चूँकि यहाँ जू क्लोरेला ये अलग चीज़ है और इसी में से पार्ट अलग कर दिए क्लोरेला। तो क्लोरेला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं इसको खाने के लिए भी यूज होता है और ये हार्मफुल भी होता है, ज़्यादा खा भी नहीं सकते इसको आप। इसका प्रयोग क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक बनाने में किया जाता है। तो आपसे पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि क्लोरेला जो है इसका प्रयोग कौन सा एंटीबायोटिक बनाने में किया जाता है, क्लोरेलिन। और ये क्लोरेला जो है इसे अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में उगा देते हैं। कैसे उगाते हैं, क्योंकि यह बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकता है। तो ये क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो जहाँ भी कोई क्वेश्चन पूछता है मैं उसको यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ, ठीक है। और ये क्लोरेला जो है इसी पर फोटोसिंथेसिस की खोज हुई थी। आपसे पूछेगा फोटोसिंथेसिस की खोज किस शैवाल पर हुई थी, तो क्लोरेला नामक शैवाल पर हुई थी, ठीक है। तो इससे 3 पॉइंट आपको याद हो गया कि क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक बनाया जाता है, अंतरिक्ष में इसको उगाते हैं क्योंकि ये बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है, और इसी पर फोटोसिंथेसिस की खोज हुई थी। आप हमें कमेंट करके पढ़ाइएगा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज किसमें की थी, ठीक है। ये कमेंट करके बताइएगा, मैंने पढ़ाया है थोड़ी देर पहले। सारा गैसम एक सवाल है, इसका प्रयोग आर्टिफिशियल वूल बनाने में होता है। कैसे याद कीजिएगा, मेरा सारा गैस खत्म हो गया आर्टिफिशियल वूल बनाने में मेरा सारा गैस खत्म हो गया, तो सारा गैस खत्म हो गया आर्टिफिशियल वूल बनाने में। तो ये आपका ये ट्रिक आप याद रख सकते हैं। आगे लेमिनेरिया जो है इसमें आयोडीन की प्रचुरता पाई जाती है, इसीलिए आयोडीन की प्रचुरता के कारण एनिमल फूड में इसका प्रयोग किया जाता है, खाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कॉन्ड्रस, ठीक है। कॉन्ड्रस जो है देखने में लग रहा है ना आइसक्रीम जैसे टाइप का, कॉन्ड्रस है ना, कोन के शेप का। आइसक्रीम कैसे होता है आपका, ऐसे होता है ना, ऐसे कोन के शेप का, ठीक। तो CON कोन यानी कि कॉन्ड्रस, कोन यानी कि आइसक्रीम, आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसका प्रयोग आदमी चॉकलेट बनाने में किया जाता है। तो C से कॉन्ड्रस, C से चॉकलेट, ठीक है, जैसे आपको याद रहे।
कॉन्ड्रस एल्गी का प्रयोग, कॉन्ड्रस शैवाल का प्रयोग चॉकलेट बनाने में किया जाता है। अगला नॉस्टॉक और एनाबेना, हम बताए थे ये दोनों सहजीवी हैं, हमेशा एक साथ रहते हैं और ये इसका प्रयोग नाइट्रोजन फिक्सेशन में किया जाता है, पिछले क्लास में भी बताए थे। और चावल की खेती को उपजाऊ बनाती है, ये सहजीवी के रूप में रहती है। क्यों उपजाऊ बनाती है? क्योंकि ये दोनों जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेती है मिल के। और इसका प्रयोग नॉस्टॉक, ठीक है, एनाबेना नहीं, नॉस्टॉक, नॉस्टॉक का प्रयोग चाइना में सलाद के रूप में भी किया जाता है, सलाद के रूप में। अगला यहाँ पर हम लोग पढ़े थे जेलिडियम, कहेंगे जेलिडियम, ठीक है, जी से कहीं कहीं जड़ से लिखता है इसको, ठीक है, तो ये आपका है जेलिडियम, ठीक है, जेलिडियम। इसका प्रयोग अगर अगर बनाने में किया जाता है, अगर अगर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे रेडोमेरिया, रेडोमेरिया जो है, ठीक है, इसका प्रयोग स्कॉटलैंड में टोबैको के रूप में किया जाता है, टोबैको, रेडोमेरिया, रेडोमेरिया टोबैको, तंबाकू के रूप में किया जाता है। अलवा, अलवा जो है समुद्री सलाद है, ठीक है, अलवा क्या है? एक समुद्री सलाद है। स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा जो है इसको, इसे वाटर सिल्क भी बोलते हैं, पानी का सिल्क, ठीक है, वाटर सिल्क भी बोलते हैं। एसिटाबुलेरिया हम पहले बता चुके हैं, एसिटाबुलेरिया में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। चलिए यही क्वेश्चन आपसे पूछा था मैंने कमेंट करने के लिए, तो रिवीजन भी हो गया। और एसिटाबुलेरिया जो है सबसे छोटा शैवाल है। आप बताइए कमेंट करके सबसे बड़ा शैवाल कौन है? शायद मेरे हिसाब से मैक्रोसिस्टिस है, मैक्रोसिस्टिस, जिसको दैत्याकार समुद्री घास भी बोलते हैं, ठीक है, तो रिवीजन करवा दे रहा है, आपका याद हो जाएगा। हैबिटेट ऑफ एल्गी, यानी कि एल्गी कहाँ कहाँ रह सकते हैं, उनका जगह कहाँ कहाँ रहने का। तो सबसे पहले हाइड्रा के अंदर पाया जाने वाला जू क्लोरेला, ठीक, आप कमेंट करके बताइएगा क्लोरेला क्या का काम है। क्लोरेला का तीन काम है, इसी पर फोटोसिंथेसिस की खोज हुई थी। दूसरा क्लोरेला जो है इसमें अंतरिक्ष में उगाते हैं इसको। और तीसरा इससे क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक बनाया जाता है, तो ये क्लोरेला था। लेकिन यहाँ पर क्या है? जू क्लोरेला, इसके आगे जू वर्ड लग गया है, तो ये हाइड्रा के अंदर पाया जाता है, ठीक। अगला फ्लोटिंग ऑन वाटर, यानी कि ऐसा एल्गी जो वाटर पर फ्लोट करता है। इसमें हो जाएगा एग्जाम्पल आपका डायटम्स, वॉल्वॉक्स, चारा और क्लोरेला, ठीक, क्लोरेला, चारा, वॉल्वॉक्स, डायटम्स। इसमें से डायटम्स आपका बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। क्यों? क्योंकि इसका सेल वॉल जो है ना, कोशिका भित्ति, ये सिलिका का बना होता है, ठीक, और इसका सेल वॉल का शेप कैसा होता है? साबुनदानी के शेप का है, ठीक है, साबुनदानी के शेप, साबुनदानी होता है जिसमें साबुन रखते हैं, उसके शेप का होता है। किसका? डायटम्स जो है इसके सेल वॉल का शेप, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज़ समझिएगा कि किसी इंसान की मृत्यु जब पानी में डूब कर हो जाती है, इसका पता मृत व्यक्ति के शरीर लंग्स में सिलिका से लगाया जाता है। यानी कि आप एक बात समझ लीजिए, अगर कोई व्यक्ति है, ये तालाब है, ठीक है, तालाब है, तालाब में डूबा है, तालाब में अगर कोई व्यक्ति डूबा है तो उसके लंग्स में क्या जाएगा? डायटम्स जो है वो सिलिका छोड़ता है, ठीक है, तो उसके लंग्स में सिलिका पाया जाए। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर तालाब में डूबा है तो बहुत देर तक सांस रुकेगा, लेकिन जब उसको सांस लेने में और दिक्कत होगा तो वो पानी पी लेगा और सांस के द्वारा में वो पानी उसके लंग्स में चला जाएगा और उसके लंग्स में ये सिलिका पाया जाएगा। अगर पोस्टमार्टम के क्रम में उसके लंग्स में सिलिका पाया जाता है तो हम लोग ये समझ लेंगे कि उस व्यक्ति की मृत्यु पानी में डूबने से हुई है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति को मार कर पानी में फेंक दिया जाता है, तो जब कोई व्यक्ति पहले ही मर गया है उसके बाद पानी में फेंका गया उसको, तो वो सांस तो लेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मरा हुआ है। तो ऐसा हो सकता है उसके मुंह तक पानी जाए, मुंह में थोड़ा सा पानी जाए, लेकिन लंग्स में पानी नहीं जाएगा। तो लंग्स के अंदर पानी तभी मिलेगा जब वो सांस जिंदा था, पानी में मरने से पहले जिंदा था, तो वो उसके सिलिका से पता लगाया जा सकता है और इससे बहुत सारे केस को सॉल्व किया जा सकता है, इन्वेस्टिगेशन को सॉल्व किया जा सकता है डाई एटम्स के प्रेजेंस को देखते हुए। आगे आते हैं मैरीन वाटर। मैरीन वाटर में आपका कौन कौन सा एल्गी यानी कि शैवाल पाया जाता है? तो जेलिडियम, सारागैसम, लेमिनेरिया और ग्रेसिटेरिया, ठीक। तो ये बात आप समझ लीजिए, तो ये जो जेलिडियम हम बताए थे, जेलिडियम का प्रयोग अगर बनाने में किया जाता है। सारागैसम, सारा गैस खत्म हो गया आर्टिफिशियल वूल बनाने में, ठीक है। लेमिनेरिया का प्रयोग होता है आयोडीन बनाने में, ठीक है, तो फूड के एनिमल फूड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ग्रेसिटेरिया जो है ये एक समुद्री घास है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, समुद्री घास। आप हमें कमेंट करके बताइए दैत्याकार समुद्री घास को क्या बोलते हैं? पॉन्ड और लेक में पाए जाने वाला रिवोलेरिया। हम जानते हैं कि रिवर मतलब क्या होता है? नदी, ठीक है, तो पॉन्ड यानी कि तालाब, नदी जैसा, नदी का ही सिनोनिम है, तो पॉन्ड में पाएगा, रिवर में जोड़ दीजिए लेरिया, रिवोलेरिया, रिवोलेरिया, ठीक। पॉन्ड और लेक में पाएगा रिवोलेरिया। आगे आते हैं प्लांट के ऊपर, पादप के ऊपर कौन पाया जाएगा?
ओडोगोनियम, ओडोगोनियम, ओडोगोनियम प्लांट के ऊपर पाया जाएगा। एक क्वेश्चन पूछता था आपका, कछुए की पीठ पर, कछुए की पीठ पर क्या पाया जाएगा? तो प्रोटोडर्मा। देखिए डर्मा का मतलब होता है स्किन, डर्मा का मतलब क्या होता है? स्किन। और स्किन के ऊपर यानी कि प्रोटो, स्किन के ऊपर, तो कछुए के पीठ पर, पीठ भी उसका एक स्किन ही है लेकिन हार्ड स्किन है, तो प्रोटोडर्मा जो है वो कछुए की पीठ पर पाया जाने वाला शैवाल है या एल्गी है। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। स्नेल में घेंघा, घोंघा क्या बोलते हैं, है ना, उसमें क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा। एक चीज़ समझ लीजिए, स्नेल जो है ये बहुत धीरे धीरे चलता है, एकदम स्लोली। ठीक है, एकदम इतना स्लो चलेगा कि आदमी उसको बोलना पड़ता है, भाई चल दो थोड़ा, चल दो थोड़ा, क्लैडोफोरा। ऐसे आप याद रख सकते हैं। स्नेल में कौन सा सवाल पाया जाएगा? चल दो थोड़ा, क्लैडोफोरा। ट्रिक, चल दो थोड़ा, क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा, चल दो थोड़ा। वो चलता ही नहीं, इतना धीरे चलता है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, क्लैडोफोरा। आगे एनिमल इंटेस्टाइन में, एनिमल इंटेस्टाइन में क्या पाया जाएगा? ऑसिटेलोरिया, ऑसिटेलोरिया एनिमल इंटेस्टाइन में, ऑसिटेलोरिया। और ये याद रखिएगा कि इसकी अगर अत्यधिक मात्रा में मौजूदगी हो जाए तो पानी में मछली मर जाती है। अगर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी में पाया जाएगा तो इसकी मौजूदगी से मछली की मृत्यु हो जाती है, ऑसिटेलेरिया। याद रखिएगा, इसमें एनिमल इंटेस्टाइन में था ऑसिटुलेरिया, टुलेरिया। ठीक, तो इसका आंसर होगा ऑसिटुलेरिया और ऑसिटेलोरिया इसका आंसर होगा ये। यानी कि दोनों का आंसर अलग है लेकिन हम एक साथ लिख दिए हैं। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है स्पेलिंग में। जैसे आपका एनिमल इंटेस्टाइन में क्या पाया जाएगा बता देते हैं। एनिमल इंटेस्टाइन में पाया जाएगा ऑसिटुलेरिया, टुलेरिया TU, लेकिन ऑसिटेलोरिया जो है वो इसकी मौजूदगी से मछली मर जाएगी। दोनों अलग है लेकिन एक जगह इसलिए लिख दिया क्योंकि एग्जाम में आपका उतना थोड़ी देगा, ये भी ऑप्शन दे देगा, ऑसिटुलेरिया भी ऑप्शन दे देगा, ऐसा तो होगा नहीं। इसलिए आप दोनों का एक ही आंसर याद रखिए क्योंकि इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक, आगे आइस पर, बर्फ़ पर, बर्फ़ पर कौन सा सवाल पाया जाएगा? हेमिटोकोकिस निवेलिस, हेमिटोकोकिस निवेलिस। और देखिए हेमो वर्ड लग रहा है ना, हीमोग्लोबिन टाइप का, यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का कलर क्या होता है? लाल होता है। तो इसलिए याद रखिएगा इसी सवाल के कारण बर्फ़ का रंग लाल हो जाता है। तो बर्फ़ में क्या पाया जाएगा? हीमोग्लोबिन जैसा ऐसा कुछ होगा, हीमो वर्ड से रिलेटेड, तो हेमिटोकोकिस निवेलिस, हेमिटोकोकिस निवेलिस। इसके कारण बर्फ़ का रंग क्या हो जाता है? लाल, लाल हो जाता है। आगे रेड सी यानी कि लाल सागर में ट्राइकोडेस्मियम, ट्राइकोडेस्मियम नामक ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाता है। तो आपसे दो तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाल सागर का रंग लाल क्यों होता है? तो किस ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल कारण होता है? तो ट्राइकोडेस्मियम। लेकिन हम लोग का जो BSSC का क्वेश्चन पूछा था मेंस का, उसमें क्या पूछा था कि इस शैवाल में कौन सा वर्णक यानी कि पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण लाल सागर का रंग लाल हो जाता है? तो आंसर था फाइकोइरिथ्रियम। तो ये दोनों पूछ सकता है आपसे, पूछेगा। पहला क्वेश्चन इससे पूछ सकता है कि लाल सागर का रंग लाल किस वर्णक के कारण होता है? तो वर्णक अगर पूछेगा पिगमेंट तो ये हो जाएगा फाइकोइरिथ्रियम। और ये पिगमेंट कौन निकालता है? तो ट्राइकोडेस्मियम नामक शैवाल जो है ब्लू ग्रीन एल्गी, उसके शरीर से निकलता है फाइकोइरिथ्रियम नामक पिगमेंट, और इसी के कारण ये रेड सी का रंग लाल हो जाता है। तो दोनों में जो ऑप्शन में रहे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है उस हिसाब से हम अपना आंसर को चेंज कर देंगे। आगे क्रोकस और ऑसिटुलेरिया, क्रोकस और ऑसिटुलेरिया। देखिए यहाँ पे TU है, थोड़ा सा चेंज हो गया ऑसिटुलेरिया। तो हम दोनों को एक साथ बताए थे एनिमल इंटेस्टाइन में, और मछली मर जाती है दोनों का एक साथ। तो पानी में इसी शैवाल की मौजूदगी के कारण मछलियाँ मर जाती है, ऑसिटुलेरिया, इसको याद रखिएगा। और क्रोकस, क्रोकस सिफेलुरस, सिफेलुरस यानी कि इसके ये जो एक ऐसा शैवाल है, इसके कारण चाय में रेड रस्ट नामक बीमारी हो जाती है, टी में रेड रस्ट नामक बीमारी हो जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि टी में रेड रस्ट नामक बीमारी किस शैवाल के कारण होती है? तो सिफेलुरस, सिफेलुरस। आगे एल्गल ब्लूम क्या होता है? एल्गल ब्लूम, ये एल्गल ब्लूम ऐसा चीज़ है जो नदी के ऊपर पानी आप देखते हैं कभी कभी हरा हरा पानी ऊपर में कुछ स्लिपरी जैसा आ जाता है, हरा हरा। ठीक है, वो ग्रीन कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, पानी में एक्सेस न्यूट्रिशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन, और उस न्यूट्रिशन के कारण क्या होता है वहाँ पे ज़्यादा एल्गी तैरने लगता है, ज़्यादा एल्गी हो जाता है, वहाँ पे पनपने लगता है। और ये एल्गी जो है एक प्रदूषण का कारण होता है। ये अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो मछलियाँ भी मर सकती है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन। क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन। ई साइलेंट होता है, पढ़ेंगे यू से, यूट्रोफिकेशन। ठीक है, तो एल्गल ब्लूम इसी को बोलते हैं। पानी के अंदर पूरा हरा हरा जो है एल्गी तैरने लगेगा।
ठीक है, इतना एल्गी हो जाएगा पूरा पानी ही आपको ग्रीन दिखने लगेगा। तो पानी में ऑक्सीजन का घुलनशीलता को वो कम कर देता है, जिससे मछलियाँ भी मरने लगेगी और पानी का पादप भी मरने लगेगा। सिर्फ ये कौन बचेगा, ये एल्गी बचेगा। ठीक, इस प्रोसेस को यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, ये भी याद रखना है। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, हम बताए थे एल्गी खत्म हो गया। अब हम लोग जो 5 को चीज़ जो शुरू में बताए थे उसके बारे में देखेंगे। कौन सा 5 को चीज़ यहाँ दिखा देते हैं, ये 5, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ। अब इस 5 के बारे में हम लोग देखते हैं पूरे डिटेल से क्या क्या चीज़ है। ठीक, सबसे पहले आते हैं सबसे पहले आते हैं हम लोग, हाँ, क्राइसोफाइट्स। ठीक है, क्राइसोफाइटस। ये क्राइसोफाइटस जो है ये आपका फ्रेश और मैरीन दोनों पानी में पाया जाएगा, यानी कि साफ़ पानी में भी पाया जाएगा और समुद्री पानी में भी पाया जाएगा। और ये जो है वो प्लैंकटन होते हैं। प्लैंकटन का मतलब ये पानी में तैरते हैं, या थोड़ा सा छूट गया है, पानी में तैरते हैं। ठीक, पानी में तैरते हैं। तो क्राइसोफाइटस क्या है, पानी में तैरते हैं क्योंकि ये प्लैंकटन होते हैं और ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे और मैरीन वाटर में पाए जाएंगे। इसके 2 एग्जांपल आपको याद रखना है, डाईएटम्स और गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को ही हम लोग डेस्मिड्स भी बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, ये भी क्वेश्चन बिहार में पूछा हुआ है। डेस्मिड्स किसको बोलते हैं, गोल्डन एल्गी को ही डेस्मिड्स बोला जाता है। आगे, डाईएटम्स क्या होता है, ये चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन कहा जाता है। डाईएटम्स का दूसरा नाम क्या है, चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। ठीक है, और इसमें जो है इनडेस्ट्रक्टिबल, यानी कि जिसको नष्ट ना किया जा सके, ऐसा डबल लेयर का सेल वॉल पाया जाता है। इसमें डबल लेयर का सेल वॉल पाया जाता है जिसमें सिलिका पाया जाता है। ठीक, सिलिका, और यही सिलिका की मौजूदगी हम लोग देखते हैं कहाँ पे, लंग्स में, जिससे पता करते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु पानी में डूबकर हुई है या पहले मार के फेंक दिया गया था पानी में। तो ये हम आपको पहले समझा दिए हैं, इसको समझिए। इसी सिलिका, ये सिलिका कहाँ पाया जाता है, इसके सेल वॉल में। किसके सेल, डाईएटम्स के सेल वॉल में। आगे आते हैं डाइनोफ्लेजिलेट्स। और एक चीज़ समझिएगा, डाइनोफ्लेजिलेट्स जो है, डाई वर्ड का मतलब है डाइनो, फ्लेजिलेट्स, फ्लेज यानी कि डाई मतलब हो गया 2 और फ्लेजिलेट्स मतलब फ्लेजेला, यानी कि इसमें 2 फ्लेजेला पाया जाएगा और 1 सीलिया पाया जाएगा। फ्लेजेला का मतलब होता है कछाव और सीलिया का मतलब होता है पक्षमाप। ये दोनों ऐसे चीज़ हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को चलने में, मोशन करने में, मोटाइल सेल में पाए जाते हैं। ये मोशन करने में हेल्प करते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, इन सब को मोशन करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो सीलिया, फ्लैजेला, इस सब का यूज करेंगे ये लोग। तो आप इस चीज़ को समझिएगा, डाइनोफ्लैगलेट्स का मतलब क्या हुआ, इसमें 2 फ्लैगेला पाए जाएंगे, लेकिन एक फ्लैजेला आपका हॉरिजॉन्टल होगा और एक फ्लैजेला आपका वर्टिकल होगा। तो ये मैं यहाँ पे बता दिया हूँ, एक आपका हॉरिजॉन्टल होगा, एक वर्टिकल होगा, यानी कि एक ऊर्ध्वाधर होगा और एक क्षैतिज होगा। सीलिया तो एक ही है, किधर भी हो सकता है। तो डाइनोफ्लैगलेट्स में आपका 2 फ्लैजेला, 1 सीलिया होगा। और देखते हैं इसमें क्या होगा, इसमें सेल वॉल जो होगा सेलुलोज का बना होगा। किसका, सेलुलोज का। हम लोग पढ़े थे कि प्लांट में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना होता है। ठीक, तो ये भी सेलुलोज का बना होगा। आगे, ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं। कौन, डाइनोफ्लैगलेट्स। और ये कभी कभी समुद्र को रेड कलर भी प्रोवाइड करते हैं, किसके मौजूदगी के कारण, गोनायोलैक्स के कारण। तो ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस डाइनोफ्लैगलेट्स के कारण समुद्र का रंग लाल होता है, तो गोनायोलैक्स के कारण। तो इससे इतना ही, बस इतना ही क्वेश्चन पूछेगा। आगे आते हैं यूग्लिनॉइड का मतलब ऐसे जीव जो यूग्लिना की तरह बिहेव करते हैं, यूग्लिना। ठीक, यूग्लिना। तो ये जो यूग्लिनॉइड जो है, ये जंतु और जीव के बीच में योजक कड़ी है, यानी कि एनिमल और जंतु और प्लांट न होगा, सॉरी, प्लांट, जीव नहीं, प्लांट होगा यहाँ पे, पादप, जंतु और पादप के बीच में योजक कड़ी का काम करते हैं। ठीक है, योजक कड़ी। इसमें 2 फ्लैजेला पाया जाता है, इसमें भी 2 फ्लैजेला, एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा। ठीक, यूग्लिनॉइड्स में। और इसे प्रोटीन रिच लेयर का पाया जाता है। इसमें जो है यूग्लिनॉइड में एक प्रोटीन रिच लेयर पाया जाता है जिसको पेलिकल बोलते हैं, पेलिकल। और ये आपका यूग्लिनॉइड जो है स्वपोषी भी हो सकता है, परपोषी भी हो सकता है। कैसे समझते हैं, जब ये पादप प्लांट की तरह बिहेव करेगा तो ये स्वपोषी हो जाएगा, यानी कि अपना खाना खुद बनाएगा। और जब ये जंतु की तरह बिहेव करेगा तो अपना खाना, ये परपोषी की तरह बिहेव करेगा, यानी कि दूसरे से खाना छीन लेगा।
यानी कि यूक्लिनॉइड जो है अपना खाना खुद भी बना सकता है और दूसरे से छीन भी पड़ सकता है, अर्थात सनलाइट के प्रेजेंस में ये भोजन स्वयं बना भी सकते हैं तथा सनलाइट के एब्सेंस में स्मॉलर ऑर्गेनिज्म का शिकार करके भी भोजन प्राप्त कर सकते हैं। दोनों गुण है यूक्लिनॉइड में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जंतु तथा पादप के बीच की योजक कड़ी। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है आपका एग्जाम में कि किसको जंतु और पादप के बीच में योजक कड़ी बोलते हैं, तो यूक्लिनॉइड। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किसको स्तनधारी और पक्षी का योजक कड़ी बोलते हैं। स्तनधारी और पक्षी का तो इसको बोलते हैं आर्कियोप्टेरिक्स। तो ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन पूछेगा कौन सजीव और निर्जीव के बीच में योजक कड़ी है। सजीव और निर्जीव के बीच में योजक कड़ी, ठीक है, कनेक्टिव लिंक, तो ये हो जाएगा वायरस। वायरस जो है सजीव और निर्जीव के बीच में योजक कड़ी का काम करता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपसे बहुत पूछता है योजक कड़ी का, तो एक इस योजक कड़ी को भी याद रखिएगा, कौन एनिमल और प्लांट के बीच में योजक कड़ी है, तो यूग्लिनॉइड है। आगे आते हैं स्लाइम मोड्स यानी कि अवपंक कवक। स्लाइम मोड जहाँ भी वर्ड आएगा तो पहला अक्षर पकड़ना है एस। एस का मतलब सेप्रोफाइटिक यानी कि मृतोपजीवी। क्या हो जाएगा, मृतोपजीवी, यानी कि डेड चीज़ को खाकर ये अपना ज़िंदगी गुजारा करते हैं, डेड चीज़ों पर गुजारा करते हैं। जब इनका अनुकूल कंडीशन होगा, फेवरेबल कंडीशन होगा, तो ये एग्रीगेट हो जाते हैं, यानी कि एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे और ये इकट्ठा होकर एक जगह इकट्ठा प्लाज्मोडियम बनाते हैं। ये देखिए सब क्या हुआ, जितना भी स्लाइम मोल्ड है एक जगह इकट्ठा होकर क्या बना दिए, प्लाज्मोडियम। क्या बना दिए, प्लाज्मोडियम, ठीक। लेकिन जब इनका प्रतिकूल परिस्थिति है, यहाँ तो अनुकूल परिस्थिति था ना, प्रतिकूल परिस्थिति है, एडवर्स कंडीशन है, ठीक है। जब पैसा नहीं है इन लोग के पास तो क्या होगा, ये लोग बिखर भी जाएगा, ठीक है, बिखर जाएगा। किसके द्वारा बिखरेगा, जू स्पोर्स के द्वारा। जू स्पोर्स ये क्वेश्चन पूछता है, ये बिखर जाएगा, टूट जाएगा, यानी कि जो पहले इकट्ठा हुआ था एक जगह, एग्रीगेट हुआ था, वो अब धीरे धीरे बिखर के टूट जाएगा जू स्पोर्स के द्वारा। तो ठीक है, इसी को बोलते हैं स्लाइम मोड्स। और इससे आपका इतना ही क्वेश्चन पूछेगा और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा। और एक चीज़ और पूछ सकता है कि स्लाइम मोड्स में ट्रू वॉल पाए जाते हैं, ट्रू वॉल पाए जाते हैं। आगे आते हैं प्रोटोजोआ। अब हम लोग देखते हैं प्रोटोजोआ में बहुत सारी चीज़ हम लोग पढ़े थे बीमारी वगैरह में, कि आपका निद्रा रोग किस प्रोटोजोआ से होता है, डिसेंट्री किस प्रोटोजोआ से होता है, तो इस टाइप का हम लोग देखें, मलेरिया किससे होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोग पढ़े हैं, लेकिन उसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़े हैं। तो यही प्रोटोजोआ है, हम लोग इसके बारे में देखना चाहते हैं। तो पी से प्रोटोजोआ, पी से पैरासाइटिक। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे, स्लाइम मोल्ड, एस से स्लाइम मोल्ड, एस से सेप्रोफाइटिक, यानी कि ये मृतोपजीवी होते हैं। उसी तरह यहाँ पे पी से प्रोटोजोआ, पी से पैरासाइटिक का मतलब है परजीवी, यानी कि दूसरों को खा कर या उस पर आश्रित रहकर अपना भोजन पूरा करते हैं। ये पूर्ण रूपेण परजीवी होते हैं। परजीवी का एग्जाम्पल हम आपको जोंक भी बताए थे, जोंक से याद रख सकते हैं। जोंक जो हमारे शरीर में घुस जाएगा, जानवरों के शरीर में घुस जाएगा, ठीक है, तो वो एक तरह का परजीवी है। उसी तरह प्रोटोजोआ जो है वो भी एक तरह का परजीवी है। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला अमीबॉइड यानी कि अमीबा की तरह, दूसरा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ जिसमें फ्लैजेला पाया जाएगा, कक्षाभ, तो इसका एग्जाम्पल है ट्रैपेनसोमा से ही होता है निद्रा रोग। अगला सीलिएटेड प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है पैरामीशियम, ठीक है। और स्पोरोजोआ का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। तो ये सब आपको याद रखना है। 4 तरह का प्रोटोजोआ पाया जाता है, जिसमें सबसे पहला अमीबॉइड यानी कि इसमें अमीबा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ जिसमें फ्लैजेला पाया जाएगा, उसका एग्जाम्पल है ट्रैपेनसोमा। सीलिएटेड प्रोटोजोआ जिसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। और स्पोरोजोआ इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, ठीक। तो आगे सबसे पहले देखते हैं अमीबॉइड, एक एक करके चारों को देखेंगे। पहला अमीबॉइड यानी कि अमीबा की तरह। तो अमीबा जो है इसका इरेगुलर शेप होता है, देखिए जिधर तिधर इसका कोई शेप फिक्स नहीं होता। जैसे सर्कुलर है उसका शेप फिक्स है, रेक्टेंगुलर है उसका शेप फिक्स है, लेकिन इसका शेप कोई फिक्स नहीं होता है। पता चला जहाँ अभी उठा हुआ है ना, थोड़ी देर बाद वहाँ पिचका हुआ हो जाएगा। तो कोई इसका फिक्स शेप नहीं है, इरेगुलर शेप है। इसके चलनांक को, ये VVI, इसको जितना भी VVI लगा दीजिए, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछता है कि इसके चलने वाले अंक को यानी कि चलनांक को क्या कहा जाता है, स्यूडोपोडिया। क्या कहा जाता है, स्यूडोपोडिया की मदद से ये चलता है। जब इसको चलना होगा तो क्या करेगा, ये यहाँ पर एक तरफ जो है उसको बाहर ज़्यादा निकाल लेगा, ठीक, और एक तरफ पिचका लेगा। फिर थोड़ी देर के बाद ये सारा पोर्शन इसका उठ के आगे चला जाएगा और फिर बराबर हो जाएगा। तो ये इसका चलने का तरीका है, इसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं, कूटपाद। अगला, अमीबा से मानव में अमीबिया डिसेंट्री, ठीक है।
अमीबिया डिसेंट्री यानी कि अतिसार नामक रोग हो जाता है। आपसे पूछ सकता है कि अमीबॉइड से कौन सा बीमारी होगा, तो अमीबिया डिसेंट्री, अतिसार नामक बीमारी होगा। और याद रखिएगा अमीबा में आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, संकुचनशील रिक्तिका पाया जाता है, यानी कि अंदर में इसका वैक्यूम है एकदम निर्वात है, कोई कुछ नहीं है अंदर में, रिक्तिका है। और यही रिक्तिका इसको शेप चेंज करने में हेल्प करती है। आगे शिकार पकड़ने के लिए, जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा था चलने के लिए कौन हेल्प करता है, स्यूडोपोडिया। लेकिन शिकार पकड़ने के लिए क्या यूज होता है, कूटपाद। ठीक है, यही कूटपाद है, स्यूडोपोडिया ही है। तो अमीबा वाला खत्म हो गया। सेकेंड नंबर में है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। ठीक, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, इसका एग्जाम्पल है ट्रेपोनसोमा। ठीक है, ट्रेपोनसोमा बीमारी है, इसके कारण मानव में स्लीपिंग सिकनेस हो जाता है। स्लीपिंग सिकनेस का वाहक क्या चीज़ है, सॉरी इसको मिटाते हैं। स्लीपिंग सिकनेस का वाहक क्या है, सीसी मक्खी। ठीक है, सीसी मक्खी। जब हम आपको डिजीज चैप्टर पढ़ाए थे तो बीमारी वाले चैप्टर में आप पढ़े होंगे कि क्यूलेक्स मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर, एडीस मच्छर और आपका सीसी मक्खी। ठीक है, सैंड फ्लाई एक होता है, सैंड फ्लाई। तो इस सारा चीज़ को आप कमेंट कीजिए, तो सैंड फ्लाई से कौन सा रोग होगा, आपका सीसी मक्खी तो पढ़ ही लिए, स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा रोग। एक बताइए था क्यूलेक्स मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर से कौन सा रोग होता है, मादा एडीज मच्छर, एडीज AEDES, एडीज मच्छर, एडीज मच्छर से डेंगू होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है कि कौन मच्छर से कौन मक्खी से क्या होता है। अगला सीलिएटेड प्रोटोजोआ, ऐसा प्रोटोजोआ जिसमें सीलिया पाया जाएगा, यानी कि पक्षमाभ। सीलिया यानी कि पक्षमाभ। ठीक, तो इसमें सीलिया पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम, अगला स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। इसमें स्पोर्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, स्पोर्स। ठीक है, और प्लाज्मोडियम से आपका मलेरिया नामक बीमारी होती है, और इसका वाहक कौन होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज, याद रखिएगा नर जो एनाफिलीज मच्छर हैं वो काटते नहीं हैं, वो अपना ज़िंदगी जो है फूलों के रस से, ठीक है, पुष्प के रस से आपका फूलों का रस चूस कर अपना ज़िंदगी गुजारते हैं। तो खून कौन चूसती है, मादा। पढ़े हो पहले, ऐसे ही जानते हैं महिला ही खून चूसती है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, और डेंगू में भी यही होता है, मादा एडीज मच्छर, सॉरी AEDES, एडीज मच्छर। ठीक है, मादा, यहाँ पे भी मादा होती है। आगे तो मलेरिया जो है इसकी दवा क्या है, कुनैन है, कुनैन की दवा इसका इलाज है। और ये कुनैन की दवा कैसे प्राप्त होता है, सिनकोना वृक्ष की छाल से। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कुनैन की दवा किस वृक्ष की छाल से निकाला जाता है, सिनकोना वृक्ष की छाल से निकाला जाता है। तो ये आपका प्रोटोजोआ भी समाप्त हो गया। अब आते हैं फंगस। फंगस यानी कि कवक, फंगस जो है ये हम आपको बताए थे कि दो तरह का होता है सेल। यहाँ पर समझा देते हैं, सेल आपका दो तरह का होगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में आपका एक ही होता है, यूनिसेलुलर, और इसका एग्जाम्पल क्या था, मोनेरा। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक का काम खत्म। अब यूकैरियोटिक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ठीक है, इसका यूनिसेलुलर में एक ही था, प्रोटिस्टा, जो हम आपको समाप्त कर दिए हैं। मल्टी सेलुलर में दो पार्ट है, जिसमें सेल वॉल होगा, सेल वॉल प्रेजेंट और सेल वॉल एब्सेंट। तो जिसमें एब्सेंट होगा वो होगा एनिमल, और जिसमें प्रेजेंट होगा उसमें दो पार्ट होगा, एक तो होगा ऑटोट्रॉफ यानी कि जो अपना खाना बनाता है, तो खाना बनाएगा उसको बोलेंगे प्लांट और एल्गी। ठीक है, और जो हेट्रोट्रॉफ यानी कि जो अपना खाना नहीं बनाएगा वो हो जाएगा फंगस। वो क्या हो जाएगा, फंगस। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं, फंगस पढ़ने जा रहे हैं। तो फंगस हेट्रोट्रॉफ है, सेल वॉल प्रेजेंट है, मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है। तो चार चीज़ है, देखिए वही पढ़ेंगे। फंगस जो है वो मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, हेट्रोट्रॉफ है। ठीक है, और इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए ये अपना खाना नहीं बना सकते हैं, इसलिए ये हेट्रोट्रॉफ होते हैं। फंगस के खोजकर्ता है R.H. विटेकर, याद रखिएगा। यही R.H. विटेकर जो है वो 5 क्लास किंगडम दिए थे, 5 किंगडम थ्योरी, 5 जगत प्रणाली। ठीक है, यही दिए थे। और लेकिन फंगस का खोज ये किया था, लेकिन फंगस नाम किसने दिया था, गैस्पर बोहीन। आगे स्टडी ऑफ फंगी को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। तो
आप समझिएगा एल्गी, एल्गी जो हम लोग पढ़े थे, स्टडी ऑफ एल्गी को बोलते थे फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, और स्टडी ऑफ फंगस यानी कि कवक के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी। इसमें अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो मैं आपको याद करवा सकता हूँ, ठीक है। फाइको और माइको यही दो वर्ड है, ठीक है। तो एक चीज़ आप समझिएगा, जब कोरोना वायरस आया था तो उस समय देखिएगा कोरोना के साथ साथ कुछ फंगल बीमारी भी आ गई थी, ठीक है। तो वो फंगस की बीमारी, फंगल बीमारी जो है वो भारत को अपना मायका समझ ली थी। क्या समझ ली थी? भारत को मायका। कौन? फंगस की बीमारी, फंगस की बीमारी। तो हम देखते थे कि बहुत सा किसी में देखते थे पूरा शरीर में ब्लैक ब्लैक दाग हो गया, तो ये सब आपका फंगस की बीमारी थी, वो कोरोना वायरस के दौरान आई थी। तो भारत को अपना मायका समझा था, इसलिए माइकोलॉजी, ठीक है। तो स्टडी ऑफ फंगस माइकोलॉजी, ठीक है। फादर ऑफ माइकोलॉजी P.A. माइकेली, P.A. माइकेली, P.A. माइकेली। अगर भाई आपसे पूछ दे माइकोलॉजी के आगे मॉडर्न वर्ड लगा दे तो आपका फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कौन हो जाएगा? एंटन डिबेरी, एंटन डिबेरी। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी मुंडकर एंड बटलर, मुंडकर एंड बटलर, ठीक। आगे आता है। और ये जो फंगस है इसमें आपका वास्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाएगा, यानी कि फ्लोएम, जाइलम और जो प्लांट में पाए जाते हैं वास्कुलर टिश्यू, ठीक है, जैसे ब्लड, ब्लड वगैरह भी तो होते हैं वास्कुलर टिश्यू, तो ये सब नहीं पाया जाएगा। आगे इसका सेल वॉल, हम बताए थे कि फंगस में सेल वॉल पाया जाएगा, लेकिन ये हेट्रोट्रॉफिक है, तो इसका सेल वॉल जो है वो काइटिन का बना होता है। किसका? काइटिन का बना होता है। हम आपको बताए थे कि बैक्टीरिया का सेल वॉल, बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है? ग्लाइकोलिपिड, है ना, ग्लाइकोलिपिड या इसी टाइप से कुछ था नाम, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड ही था, ठीक है। और इसमें आपको लिपिड था, प्रोटीन था, ये सब चीज़ था जिससे मिक्स होकर बनता था। इसका शरीर माइकेलियम का बना होता है, माइकेलियम। और माइकेलियन जो है वो हाइफिया का बना होता है। इसको हम समझा देते हैं। अब फंगस में एक चीज़ आपको कुछ याद न रहे, लेकिन आपको मशरूम जरूर याद रहेगा, मशरूम, मशरूम, ठीक है। मशरूम, मशरूम में क्या होता है? जिसको गोबर छत्ता भी बोल देता है आदमी। ऊपर में से होता है जिसको हम लोग खाते हैं, और नीचे में ऐसे होता है ऐसे। तो ये आपका बहुत छोटा पार्ट में डिवाइडेड रहता है, ऐसे 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 ऐसे। तो इसका एक पार्ट को क्या बोलेंगे? हाइफिया। क्या बोलेंगे? हाइफिया। यानी कि इसमें से एक पार्ट को चुन लेंगे कोई तो हाइफिया, लेकिन इस पूरे को चुन लेंगे तो माइकेलियम, ठीक है। यानी कि माइकेलियम जो है वो पूरा पार्ट हो जाएगा और उसका एक पार्ट हो जाएगा हाइफिया। आगे आते हैं। इसमें फूड ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। पहले बता दिए थे कि एल्गी में जो था, एल्गी प्लांट की तरह बिहेव करेगा, तो प्लांट में फूड जो है स्टार्च के रूप में स्टोर होता था, और क्या बोलते हैं, एनिमल में ग्लाइकोजन। इसीलिए फंगस जो है वो एनिमल की तरह बिहेव करता है, इसीलिए उसमें भी फूड ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होगा, ठीक है। यहाँ हम समझा ही दिए। आगे आते हैं। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। ये कुछ फंगी जो है वो सैप्रोफाइटिक होते हैं, यानी कि मृतोपजीवी होते हैं, यानी कि मृत वस्तुओं के ऊपर रहते हैं। और कुछ फंगी पैरासाइटिक होते हैं, परजीवी होते हैं, यानी कि एक होस्ट के ऊपर अपना जीवन बिताते हैं। पैरासाइटिक यानी कि किसी जीव को जैसे खून चूसना वगैरह, ये सब पैरासाइटिक फंगस हो गए, ठीक है। कुछ जो है मरा गला चीज़ पे भी रहता है, तो ये दोनों हो सकता है फंगस, सैप्रोफाइटिक भी हो सकता है, पैरासाइटिक भी हो सकता है। अब कुछ फंगस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी रहते हैं, सहजीवी के रूप में रहते हैं। तो ये तीनों तरीका से हो सकता है फंगस आपका, सैप्रोफाइटिक भी, पैरासाइटिक भी, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी। सिम्बायोटिक रिलेशन का एग्जांपल आपका हम दे देते हैं। जब आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको आप ज़रूर समझिएगा, ये आपका ब्लू ग्रीन एल्गी और फंगस, ये दोनों मिलकर बनाता है लाइकेन। ये दोनों मिलकर क्या बनाता है? लाइकेन। यानी कि नील हरित शैवाल और फंगस कवक, ये मिलकर बनाता है लाइकेन, ठीक है, लाइकेन। और यही लाइकेन जो है ये आपका एयर से SO2 एब्जॉर्ब करता है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और जिस स्थान पर ज़्यादा पॉल्यूशन होता है वहाँ लाइकेन नहीं बनते हैं, वहाँ पर लाइकेन नहीं बनेगा, यानी कि SO2 को ज़्यादा एब्जॉर्ब करने लगेगा तो लाइकेन मर जाएगा। यानी कि ये जो है आपका एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर है। जहाँ पर लाइकेन नहीं उगेगा वहाँ समझ जाइए कि एयर पॉल्यूशन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा SO2 को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, और ज़्यादा SO2 को एब्जॉर्ब करके लाइकेन मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो वहाँ पर दर्शाया जाता है कि एयर पॉल्यूशन ज़्यादा है। अब देखिए, ये जो लाइकेन है एक ऐसा लाइकेन होता है जिससे लिटमस पेपर तैयार किया जाता है। तो रोसेला नामक लाइकेन से लिटमस पेपर तैयार किया जाता है। लिटमस पेपर वही है जो आपका एसिड बेस को बताता है, ठीक है। जैसे आपका अनिल, एक टेक्निक है अनिल, अ से हो गया अम्ल, नौ से हो गया नीला, और लौ से हो गया लाल।
यानी कि अम्ल जो है वो नीला लिटमस पेपर को लाल कर देगा। उसी तरह छलनी, छलनी यानी कि 6 से हो गया क्षार, लौ से हो गया लाल और 9 से हो गया नीला। तो क्षार जो है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। तो ये टेक्निक है, लिटमस पेपर बताता है कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी आपका सॉल्यूशन वगैरह वो आपका एसिडिक है कि बेसिक है, अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक, वो आपका तरीका क्या है, अनिल और छलनी, अनिल और छलनी। ये टेक्निक आप याद रखिए, एग्जाम में आप कभी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। लाइकेन शब्द का प्रयोग किसने किया था, थियोफ्रस्टस। किसने किया था, थियोफ्रस्टस। अब देखिए एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल 3 हुआ, फंगस का 3 ही एग्जाम्पल है जो आपको बार बार याद करना है, यीस्ट, मोल्ड्स और मशरूम, यीस्ट, मोल्ड्स और मशरूम। ठीक, और इसके बारे में, फंगस के बारे में भी इतना बढ़िया बढ़िया चीज़ पढ़ने वाले हैं जो आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, या बहुत कम ही इंसान होंगे जो इसको पढ़े होंगे। सबसे पहला यीस्ट जो है, यीस्ट जिसको हिंदी में बोलते हैं खमीर, खमीर। ठीक है, यीस्ट फंगस के एस्कोमाइसिटीज श्रेणी में आता है। फंगस का भी बहुत सारा श्रेणी है, एक आपका एस्कोमाइसिटीज श्रेणी होता है, उस श्रेणी के अंतर्गत आपका यीस्ट आता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा फंगस का कैटेगरी है जिसके अंदर यीस्ट यानी कि खमीर को रखा गया है। तो एस्कोमाइसिटीज पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जो क्वेश्चन पूछता है वही पढ़ेंगे। इसे स्पोर शूटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पोर शूटर। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला, ये जो यीस्ट हैं ये अधिकांशतः क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि अलैंगिक जनन करते हैं। जहाँ पर भी अलैंगिक जनन होगा वहाँ पर माइटोसिस होगा, माइटोसिस। ठीक है, लेकिन जहाँ पर लैंगिक जनन होगा, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, माइटोसिस भी हो सकता है और मियोसिस भी हो सकता है, मियोसिस। लेकिन मियोसिस को आप ज़्यादा टिक मारिएगा। ठीक है, आगे ये जो है यीस्ट जो है वो एसिमेट्रिक डिवीजन द्वारा प्रजनन करते हैं। एसिमेट्रिक डिवीजन यानी कि मान लीजिए ये उसका शरीर है, तो इसका एक पार्ट को वो अलग करेगा और काट के उसको अलग कर देगा, तो ये आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये और ये। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बडिंग या मुकुलन। तो याद रखिएगा, यीस्ट में आपका कौन सा प्रजनन होता है, बडिंग या मुकुलन। हाइड्रा में भी यही होता है, हाइड्रा, हाइड्रा में सॉरी फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन। तो ये आप देख लीजिएगा कि किस में क्या क्या होता है रिप्रोडक्शन का तरीका, या हम अगला चैप्टर आपका बताएंगे प्लांट्स में रिप्रोडक्शन, तो उसमें इसको पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। आगे मोल्ड्स, मोल्ड्स के बारे में देखते हैं। मोल्ड्स का शरीर जो है हाइफिया का बना होता है। ये देखिए, ये आपका शरीर, मान लीजिए ऊपर में कुछ इसका बेस है, तो ये छोटा छोटा पार्ट है ना, इसको बोलते हैं फिलामेंट या हाइफिया। ये फिलामेंट्स, छोटा छोटा फिलामेंट्स का बना होता है, इसको हाइफिया बोलते हैं। और इस पूरा पार्ट को क्या बोलेंगे, माइकेलियम। पूरा पार्ट को क्या बोलेंगे, माइकेलियम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये अनवांटेड फंगस होते हैं। मोल्ड्स क्या है, अनवांटेड फंगस, जो आपका फूड को स्पॉइल कर देते हैं, खाना को स्पॉइल कर देते हैं तथा फर्नीचर को डैमेज करते हैं। तो मोल्ड्स अनवांटेड है, इसका यूज ही नहीं होगा, ये खाना को बर्बाद कर देगा, फर्नीचर को डैमेज कर देगा, यानी कि दोनों नुकसान ही कर रहा है। ठीक है, फूड को स्पॉइल कर देगा, फर्नीचर को डैमेज कर देगा, यानी कि मोल्ड्स जो है वेरी हार्मफुल, बहुत बेकार है, हम लोग के लिए कोई अनवांटेड है, कोई यूज ही नहीं है इसका। अगर आगे मशरूम, मशरूम जो है फंगस के किस श्रेणी में आता है, बेसिडियोमाइट्स, माइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़। अब यहाँ पर हम इसको पढ़े थे, यीस्ट किस में आता था, एस्कोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, और ये था बेसिडियोमाइसिटीज़। मशरूम किस में आता है, बेसिडियोमाइसिटीज़ श्रेणी के अंतर्गत। तो ये दोनों को याद रखना कि किस श्रेणी में आता है। और ये खाने में प्रयोग होता है मशरूम। जैसे 2 मशरूम ऐसे होते हैं जिसको डेथ मशरूम बोलते हैं, एमानीटा और फेलॉइड्स। ये टॉक्सिक मशरूम होते हैं, इसको आप खाइएगा तो डेथ भी हो सकती है आपकी, इसलिए इसको डेथ मशरूम भी बोलते हैं। ऐसे फंगस जो यीस्ट तथा मोल्ड्स दोनों तरह से व्यवहार करते हैं, यानी कि यीस्ट की तरह भी व्यवहार करेंगे और मोल्ड्स की तरह भी व्यवहार करेंगे। जब बॉडी टेम्परेचर होगा हमारा, बॉडी टेम्परेचर, तो ये यीस्ट की तरह काम करेंगे, लेकिन जब रूम टेम्परेचर होगा तो मोल्ड्स की तरह काम करेंगे। याद करिएगा, रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, हमारा बॉडी टेम्परेचर तो आपको पता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 पॉइंट कितना 6 ना, या 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो भी है, अगर बॉडी टेम्परेचर है तो वो फंगस जो है यीस्ट की तरह काम करेगा, खमीर की तरह, और रूम टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस है तो मोल्ड्स की तरह काम करेगा। ऐसा फंगस को क्या बोलते हैं, डायमॉर्फिक फंगस। क्या बोलते हैं, डायमॉर्फिक फंगस। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। माइकोराइजा, माइकोराइजा जो है प्लांट की जड़ में रहते हैं, प्लांट की जड़ में। ठीक है, अब ये जनरली हायर प्लांट्स, बड़े बड़े प्लांट की जड़ में रहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाकर, सहजीवी रिलेशन बनाकर। ठीक, अब इसमें एक चीज़ बता ही दी है, मशरूम है मान लीजिए, तो ये जो नीचे आया है छोटा छोटा धागा, बाल जैसा फिलामेंट, इसको बोलते हैं हाइफिया, और ये पूरा हाइफिया का ग्रुप इसको बोलते हैं माइकेलियम।
क्या बोलते हैं, माइकेलियम। यानी कि एक माइकेलियम में बहुत सारा हाइफिया होगा, बहुत सारा ये फिलामेंट होगा, तंतु होगा। ठीक। अब कुछ कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ब्रेड के ऊपर क्या लगता है, तो मोल्ड लगता है। ब्रेड के ऊपर क्या लगता है, मोल्ड। ठीक है, जो ब्रेड को ख़राब कर देता है। हम बताए थे ब्रेड जो है, मोल्ड जो है वो फूड को ख़राब कर देता है और फर्नीचर को ख़राब कर देता है, बताए थे। तो मोल्ड जो है अनवांटेड है, अनवांटेड फंगस मोल्ड्स को बोलता है। ठीक है, आगे मशरूम जो है खाने वाला फंगस होता है। उसी तरह है टोड स्टूल। ठीक है, यीस्ट का बात करते हैं तो यीस्ट का प्रयोग कहाँ होता है, खमीर, ब्रेड और बियर बनाने में इसका प्रयोग होता है, यीस्ट का प्रयोग। उसी तरह वीट रस्ट जो है, वीट में रस्ट यानी कि गेहूं में जो रस्ट नामक रोग लग जाता है वो पुक्कीनिया नामक फंगस की वजह से होता है, पुक्कीनिया। ये बहुत VVI मार दीजिए इसको, बहुत क्वेश्चन पूछता है। आपका बिहार दरोगा में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको ये पुक्कीनिया नामक रोग जरूर आ जाएगा। प्लांट डिजीज़ जब हम आगे पढ़ाएंगे, प्लांट डिजीज़, तो उसको स्किप मत कीजिएगा। बहुत लोग उसको याद करना पड़ेगा, ये वो, इसके चक्कर में छोड़ देते हैं। लेकिन इतना इससे क्वेश्चन पूछता है, आपको लगेगा साला बोरिंग टॉपिक है, लेकिन वही आपका एग्ज़ाम में 1-2 मार्क्स कम कर देगा। बोरिंग टॉपिक है तो पढ़िए, हम बताए थे कि जो आपका कमज़ोर टॉपिक है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा पढ़ना है। आगे, एंटीबायोटिक बनाने के लिए पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगस का प्रयोग किया जाता है। और ये पेनिसिलियम नोटेटम को क्या बोलते हैं, ब्लू या ग्रीन फंगस। क्या बोलते हैं, ब्लू या ग्रीन फंगस। और पहला एंटीबायोटिक जो बनाया गया था उसका नाम था पेनिसिलिन, जिसको किसने बनाया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। किसके द्वारा बनाया जाता है, पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगस के द्वारा। अब देखिए कुछ फंगस है जिसका यूज हम लोग देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे एस्परगिलस का यूज होता है चीज़ यानी कि पनीर बनाने में। ठीक है, एर्गॉट का यूज होता है ड्रग्स बनाने में। ठीक है, और एर्गॉट बनाने में किस फंगस का यूज होता है, क्लेविसेप्स परप्यूरा। इस फंगस का यूज होता है। यह बिना फिजिशियन के एडवाइस के ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते इसको। क्यों, क्योंकि अगर इसको हम लोग ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर लेंगे तो ये हमारे में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, हमारा दिमाग ख़राब कर सकता है। ठीक है ना, लगेगा आप भांग के नशे में है। ठीक है, हमारा दिमाग भी ख़राब कर सकता है। एर्गॉट ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ठीक है, लोग इसको नशा के रूप में लेने लगते हैं, तो ये बहुत हार्मफुल है। किस फंगस के कारण होता है, क्लेविसेप्स परप्यूरा। आगे आते हैं, LSD का फुल फॉर्म होता है लिसर्जिक एसिड डाइइथाइमाइड। ठीक है, लिसर्जिक एसिड डाइइथाइलमाइड। और ये भी क्लेविसेप्स का बना होता है, इसमें भी नशा होता है। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नशा होता है जो आपको हेल्यूसिनेशन क्रिएट कर देता है, ख्यालों की दुनिया में ले जाता है। आप देखे होंगे फिल्म में कि किसी महिला को या किसी पुरुष को सम्मोहित करना होता है तो एक लॉकेट उसके सामने ले जाते हैं। ठीक है, लॉकेट उसके सामने आँख के पास ऐसे तेज़ी से इधर उधर पेंडुलम की तरह घुमाएंगे, डुलाएंगे। ठीक है, और बोलेंगे कि आप जो है 7 साल के हो गए हैं, आप 13 साल के हो गए हैं, आप पिछली दुनिया में चले गए हैं। ठीक है, बताइए आपको क्या दिख रहा है। तो वो महिला हेलुसिनेशन के कैटेगरी में चली जाती है, ख्यालों की दुनिया में। क्यों, क्योंकि उसको LSD दे दिया जाता है। ठीक है, लिसर्जिक एसिड डाइइथाइलमाइड, ये एक तरह का फंगस है जो कि क्लेविसेप्स फंगस का बना होता है। और वो इंसानों के दिमाग के साथ खेल करता है और हेल्यूसिनेशन यानी कि ख्यालों की दुनिया में ले जाता है। एक मूवी देखे होंगे जो कि साउथ का मूवी है, जिसमें ब्रह्मानंद जो है कॉमेडियन, वो बोलते हैं कि ये इसका बीमारी नहीं है, ये फर्स्ट स्टेज ऑफ हेल्यूसिनेशन है। ठीक है, हेल्यूसिनेशन। ठीक है, आप सुनिएगा, आप नेट पर सर्च करिएगा, फर्स्ट स्टेज ऑफ हेल्यूसिनेशन, सेकंड स्टेज ऑफ हेल्यूसिनेशन। तो वो वर्ड उस फिल्म में यूज हुआ था, तो उसी समय हम देखे थे, नेट पर सर्च किए थे, तो ये हमको मिला था LSD के कारण होता है। आगे आते हैं, सॉइल फर्टिलिटी यानी कि मृदा की उपजाऊता। सॉइल फर्टिलिटी में आपका कुछ फंगस मदद करते हैं। ठीक है, जो कि जैसे ये क्या करते हैं, पत्ता वगैरह जो होता है सॉइल में या कोई डेड थिंग्स है उसको खा पी के उसको डिकम्पोज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और मृदा में वो उपजाऊपन का काम करते हैं। सॉइल फर्टिलिटी में हेल्प करते हैं कुछ फंगस का नाम नहीं याद रखना है, बस याद रखना ये मृदा की उपजाऊता में भी हेल्प करते हैं। एगार्कस और मॉर्चेला। ठीक है, एगार्कस और मॉर्चेला एक ऐसा फंगस है जो मशरूम के अंदर प्रयोग किया जाता है, मशरूम के अंदर। ठीक है, एगार्कस और मॉर्चेला ये मशरूम के अंदर प्रयोग किया जाता है। आगे, एमाइलेज हम लोग पढ़े थे कि स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है एमाइलेज। तो एमाइलेज नामक एंजाइम जो है वो हमारे बॉडी में मिलता है, लेकिन इसको कृत्रिम रूप से बनाने के लिए
एस्परगिलस ओरेज नामक फंगस का प्रयोग किया जाता है। एस्परगिलस ओरेज, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एमाइलेज को कैसे बनाया जा सकता है कृत्रिम रूप से, तो एस्परगिलस ओरेज नामक कवक से बनाया जा सकता है। राइजोपस और रोडोटुलेरा, दोनों आर वाला ये वर्ड याद करिए, राइजोपस और रोडोटुलेरा, ये ऐसा फंगस है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, यानी कि वायुमंडल में मौजूद जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, हमारा जो शरीर है या प्लांट है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को डायरेक्टली टेक नहीं कर सकता है, इंटेक नहीं कर सकता है, तो वो नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में ही उसको इंटेक कर सकता है तथा प्लांट के ग्रोथ में ये नाइट्रेट और नाइट्राइट हेल्पफुल होता है। इसीलिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदलना ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। ठीक है, तो इस नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपका दो फंगस यूज होता है, राइजोपस और रोडोटुलेरा। इससे पहले हम आपको बताए थे ऐसा कौन सा एल्गी है, एल्गी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, कमेंट कीजिएगा। और ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ठीक है, एल्गी और बैक्टीरिया मिला के टोटल 9 को बताए थे हम आपको, कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पर 2 हो गया, 11 गो, तो आपसे क्वेश्चन 4 गो ऑप्शन देगा, इनमें से कौन नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, यही 9, 2, 11 गो में से रहेगा 4 ऑप्शन, जिसमें से एक ऑप्शन गलत रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा तो ये सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में भी मदद करेगा। ठीक, विटामिन B12 बनाने में किस कवक का यूज होगा, किस फंगस का प्रयोग होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसिस। ठीक, आगे आते हैं न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा को हम लोग रेड फंगी भी बोलते हैं, और बस इतना ही, न्यूरोस्पोरा को रेड फंगी बोलते हैं। एस्परगिलस नाइगर, इसको हम लोग ब्लैक मोल्ड बोलते हैं। हम लोग जानते हैं कि नाइजीरिया में ब्लैक आदमी मिलते हैं, है ठीक है, तो इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। एस्परगिलस नाइगर जो है ये, इसको ब्लैक मोल्ड भी बोलते हैं। एफ्लाटॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन एक जहर है जिसका प्रयोग एस्परगिलस फ्लेवस और एस्परगिलस फेमिगेटस नामक कवक से बनता है। याद रखिएगा, एस्परगिलस फ्लेवस और एस्परगिलस फेमिगेटस, ये 2 कवक से बनता है। एफ्लाटॉक्सिन नामक जहर बहुत ही जहरीला होता है, ये काफ़ी जहरीला होता है। और ये आप याद रखिएगा, एस्परगिलस फेमिगेटस जो है, हम एक बीमारी चैप्टर में बताए थे, इसी से अस्थमा नामक रोग होता है। अस्थमा नामक रोग इसी से होता है, एस्परगिलस फेमिगेटस। आगे आते हैं, इमारती लकड़ी, जो इमारती लकड़ी होती है उसको पॉलीपोरस नामक फंगी खराब कर देता है। तो पोरस यानी कि पोर यानी कि छिद्र, ठीक, ऐसे याद रखते, छिद्र कर देगा, खा के उसको छेदा कर देगा लकड़ी में, तो पोरस यानी कि छेदा। ठीक है, आगे फर्मेंटेशन की खोजकर्ता कौन है, लुई पास्चर, और ये लुई पास्चर ही हैं जिन्होंने रेबीज़ के टीके की खोज की थी और पैस्चुराइजेशन की खोज की थी। और ये जो फर्मेंटेशन होता है, ये होता क्या एक्चुअली, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया। तो ग्लूकोज जो है वो एक एंजाइम होता है, जाइमेस एंजाइम के प्रेजेंस में इथाइल अल्कोहल में बदलता है और CO2 गैस निकलता है। तो ये जो जाइमेस एंजाइम है, इसको किससे बनाया जाता है, यीस्ट से, यानी कि खमीर नामक कवक से बनता है। और यीस्ट से हम लोग पढ़ चुके हैं विटामिन B12 ना, B12 में तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसिस यूज होता है। विटामिन B बनाने में आपका यीस्ट ही मदद करता है। आगे स्ट्रेप्टोमाइसिस का प्रयोग बहुत सारे विटामिन को बनाने में यूज होता है। अब कौन कौन सा विटामिन ये मैंने नहीं देखा है, लेकिन आप याद रखिएगा कि स्ट्रेप्टोमाइसिस का प्रयोग बहुत सारे विटामिन को बनाने में किया जाता है। यूरेनियम ऑक्साइड, ये यूरेनियम ऑक्साइड जो है या अन्य हैवी मटेरियल जो है उसको फंगस बायो मिनरलाइज कर देती है। इस प्रक्रिया को माइको रीमेडिटेशन कहते हैं। जैसे जहाँ पर बहुत ज़्यादा यूरेनियम का ऑक्साइड होता है, या जहाँ पर आपका यूरेनियम की खानें पाई जाती है, या जहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं, वहाँ पर यूरेनियम का ऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कुछ फंगस ऐसे होते हैं कि इस यूरेनियम ऑक्साइड को बायो मिनरलाइज कर देते हैं, यानी कि न्यूट्रल कर देते हैं। तो ये करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर यूरेनियम मुक्त अवस्था में पाया जाएगा तो अकेला पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, इसलिए इसको बायो मिनरलाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, माइको रीमेडिटेशन, यानी कि माइको का मतलब हो गया फंगस, हम बताए थे, फंगस जो इंडिया को अपना माइका समझ लिया है, और रीमेडिटेशन यानी कि इसको ठीक कर देना, फिर से ठीक कर देना, यूरेनियम ऑक्साइड को फिर से ऐसा मटेरियल में कन्वर्ट कर देना जो कि हार्मफुल ना हो। तो ये हमारा फंगस का से रिलेटेड जितना भी चीज़ था वो मैंने पूरे डिटेल में कंप्लीट कर दिया है। आपको कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। अब हम लोग का लास्ट टॉपिक बचता है इसका, वायरस यानी कि विषाणु। ठीक है, वायरस जो है एक लैटिन शब्द है। ठीक है, लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है पॉइजन। क्या अर्थ होता है इसका, पॉइजन।
वायरस की खोज सबसे पहले कौन किया था? रूस के वैज्ञानिक थे इवानोवस्की TMV यानी कि टोबैको मोजाइक वायरस में रिसर्च करते हुए 1892 में इसका खोज किया था, वायरस का, टोबैको मोजाइक वायरस में, ठीक है। और याद रखिएगा, पृथ्वी पर सबसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो है वो है वायरस, और दूसरा नंबर पे बैक्टीरिया। तो सबसे छोटा वायरस ही होता है, और दूसरा नंबर पे बैक्टीरिया। स्टडी ऑफ वायरस को बोलते हैं वायरोलॉजी, और ये वायरोलॉजी के फादर कौन है? जिन्होंने वायरस का खोज किया था, इवानोवस्की, ठीक है। यानी कि फादर ऑफ वायरोलॉजी कौन है? इवानोवस्की। आगे, वायरस जो है ये सजीव और निर्जीव के बीच में कनेक्टिव लिंक का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? कनेक्टिव लिंक का। यानी कि इस वर्ड को समझिए, सजीव और निर्जीव के बीच। जैसे कि मान लीजिए वायरस किसी स्थान पर है, तो ये लाखों करोड़ों साल ऐसे ही रह सकते हैं निर्जीव अवस्था में, लेकिन जैसे ही इनको कोई बॉडी मिलेगा, लिविंग बॉडी, जीवित शरीर, ठीक है, तो लाखों साल तक ये निर्जीव रहने के बावजूद भी तुरंत यहाँ पर क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, प्रजनन स्टार्ट कर देते हैं, फैलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये शो करता है कि वो जो है वायरस जो है वो सजीव है। लेकिन कैसे प्रूफ होगा कि वायरस सजीव है और निर्जीव है? तो यहाँ देखिए, हम समझा देते हैं। वायरस में आपका न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है, ठीक है, और एक बोतल में कई महीनों तक वायरस को रखा जा सकता है, ठीक है, कई महीनों तक वायरस को रखा जा सकता है। सॉरी, यहाँ हम आपको समझाते हैं। हाँ, वायरस सजीव कैसे है? सजीव है कैसे? वायरस सजीव है क्योंकि इसमें DNA RNA पाया जाता है तथा होस्ट के बॉडी में ये मल्टीप्लिकेशन करती है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं वायरस जो है वो सजीव है। लेकिन वायरस निर्जीव कैसे है? ठीक है, वायरस में आपका इसके अंदर न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है तथा इसके पास प्रजनन के तरीके भी पता नहीं है। जैसे हम लोग बता सकते हैं ना, बैक्टीरिया में जो प्रजनन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, तो हम लोग बता सकते हैं बैक्टीरिया में प्रजनन होता कैसे है। लेकिन वायरस के प्रजनन का तरीका आज तक किसी को पता नहीं चला है, इसीलिए वायरस जो है वो निर्जीव है। और वायरस में मेटाबॉलिक एक्टिविटी का भी पता नहीं चलता है कि ये लोग खाते कैसे हैं, पचाते कैसे हैं, ये कुछ नहीं पता चलता है, इसलिए वायरस को हम लोग बोल सकते हैं कि ये निर्जीव है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं ये कभी कभी सजीव हो जाते हैं, निर्जीव हो जाते हैं, यानी कि इसके बीच में एक योजक कड़ी का काम करते हैं। तो वही हम आपको यहाँ समझा रहे थे, सजीव और निर्जीव में कनेक्टिव लिंक का काम करता है। वायरस जो है ये न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। वायरस डज नॉट ओबे सेल थ्योरी, यानी कि वायरस जो है वो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं। सेल थ्योरी किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि वायरस जो है सेल थ्योरी को फॉलो करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते हैं। सेल थ्योरी किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान। ये तो हम बता ही चुके हैं कि वायरस में न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है, इसे एक बोतल में कई महीनों तक जमा करके रखा जा सकता है। गंगा जल में कीड़ा नहीं लगता। देखिए, गंगा जल जो है उसमें कीड़ा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है। देखिए, बैक्टीरियोफेज होता क्या है? इसमें बैक्टीरिया जो है और वायरस सहजीवी के जैसा रहता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, ठीक है। और ये करता क्या है? एक साथ रह के जो हार्मफुल बैक्टीरिया उसको मार देता है। तो ये जो गंगा जल है इसमें यही बैक्टीरियोफेज वायरस, या इसी को हम लोग T2 फेज वायरस भी बोलते हैं, T2 फेज वायरस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है? जितना भी गंगा जल में हार्मफुल बैक्टीरिया हो उसको मार देगा। तो इसलिए गंगा जल में कीड़ा नहीं लगता है, कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा। टाइप्स ऑफ वायरस देखते हैं, कितने तरह का वायरस होता है? 3 तरह का। प्लांट वायरस हम आपको बताए दिए, TMV, टोबैको मोजाइक वायरस। एनिमल वायरस, ऐसे एनिमल वायरस जिसमें एनिमल वायरस तो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में पूरे डिटेल में, एनिमल वायरस के बारे में। लेकिन डिजीज़ में भी हम लोग बहुत सारा, बीमारी वाला चैप्टर में बहुत सारा वायरस के बारे में देख चुके हैं। लेकिन एक आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे एनिमल वायरस जिसमें DNA तथा RNA दोनों पाया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेट्रो वायरस। क्या बोलते हैं? रेट्रो वायरस। और तीसरा वायरस जो है वो बैक्टीरियोफेज, जिसको हम बता चुके हैं, इसको हम लोग T2 फेज वायरस भी बोलते हैं। ये वायरस बैक्टीरिया के साथ मिलकर रहते हैं तथा हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये गंगा जल इसीलिए गंगा जल में कीड़ा नहीं लगता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है। आगे, वायरस का जो बाहरी लेयर है वो कैप्सिड का बना होता है। देखिए, इस टाइप से होगा, ठीक है। तो ये बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है। और अगर ये कैप्सिड है, अगर कैप्सिड के भी बाहर कोई लेयर होगा तो उसको वो बना होगा लिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का, ठीक है, जो कि सुरक्षात्मक कार्य करती है। ये प्रोटीन जो है ये लिविंग बॉडी में जाकर मल्टीप्लिकेशन करती है, यही प्रोटीन जो बाहरी लेयर है, ठीक है। और वायरस के अगेंस्ट हमारे बॉडी में इंटरफेरोन्स प्रोड्यूस करती है। जैसे मान लीजिए हमारा बॉडी है, जैसे कोई भी वायरस है, पोलियो वायरस है, ठीक है, पोलियो वायरस है, ठीक है।
तो हमारे शरीर में अगर कोई पोलियो वायरस आता है तो हमारा बॉडी जो है इस पोलियो वायरस के खिलाफ इंटरफेरोन्स बनाता है। यही इंटरफेरोन्स इस वायरस से लड़कर हमें बचाता है। ठीक है, तो वायरस को पता चल जाता है, अरे जैसे ही हम लोग अपना क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मानव शरीर में इंटरफेरोन्स बन जाता है। ठीक है, और ये हम लोग को मार देता है। तो वायरस भी क्या करता है, एक और लेयर बना देता है। ये कैप्सिड जो है, कैप्सिड के बाहर एक और लेयर बना देता है, इसके बाहर लेयर बना देता है लिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का। और ये प्रोटीन जो है सुरक्षात्मक कार्य करता है, यानी कि एंटीवायरल का काम करता है, एंटीवायरल का काम करता है। ठीक है, यानी कि वायरस का आउटर लेयर जो है वो इंटरफेरोन्स से बचाने में वायरस को मदद करता है। जैसे देखिएगा कि एक बार वायरस पर आप इंटरफेरोन बना तो अगर दोबारा वो वायरस अटैक करेगा तो अगला बार इंटरफेरोन को थोड़ा सा वीक कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ता है। वायरस में जो है आपका कैप्सिड पाया जाता है। ठीक है, DNA RNA नहीं पाया जाता है। ठीक है, प्रायोन जो है ये वायरस की तरह ही होता है, लेकिन वायरस नहीं होता है। ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बीमारी पैदा करते हैं, लेकिन इसके अंदर DNA और RNA नहीं पाया जाता है। वायरस में पाया जाता है। वायरस में क्या होता है, पाया जाता है DNA RNA, लेकिन इसमें आपका प्रियन में DNA RNA नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, आपका बैक्टीरिया में भी DNA RNA पाया जाता है। DNA तो पाया ही जाता है बैक्टीरिया में, बताए थे जब बैक्टीरिया वाला चैप्टर, तो उसमें आपको बताया था DNA पाया जाता है। एक वायरॉइड पाया जाता है, इसमें फ्री RNA पाया जाता है। ठीक है, और इसमें आउटर लेयर में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। हम आपको बताए थे कि कभी भी वायरस का जो आउटर लेयर होगा वो किसका बना होगा, कैप्सिड का। ठीक है, और अगर कैप्सिड के बाहर भी कोई लेयर है तो वो वायरस को किससे बचाता है, इंटरफेरोन्स से बचाता है। और ये इंटरफेरोन्स कहाँ पैदा होता है, मानव शरीर में पैदा होता है। ठीक, यानी कि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वायरस है, मान लीजिए कि ये पोलियो वायरस है और ये ह्यूमन बॉडी है, मानव बॉडी। जैसे मानव बॉडी में पोलियो वायरस आएगा तो मानव बॉडी क्या बना देगा, इंटरफेरोन्स बना देगा। ठीक है, और इंटरफेरोन्स क्या करेगा, लड़कर इस पोलियो वायरस को भगा देगा। ठीक, भगा देगा। लेकिन ये पोलियो वायरस क्या करेगा, जब बहुत सारा पोलियो वायरस मर जाएगा तो ये क्या करेगा, जो आउटर लेयर था वायरस का, कैप्सिड, जिसको कैप्सिड बोलते हैं, उसके बाहर में एक और लेयर बना देगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, जो ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, जो कि क्या काम करता है, सुरक्षात्मक कार्य करता है। और ये कैसे सुरक्षात्मक कार्य करता है, जो मानव बॉडी में जो इंटरफेरोन्स बन रहा है, इस इंटरफेरोन्स से ये रक्षा करता है। तो बोलेगा पहले भाई इसको बाहरी लेयर को मारो, तब ना कैप्सिड तक पहुँचेगा, कैप्सिड तक पहुँचने ही नहीं देगा। तो ये वायरस में इंटरफेरोन्स से बचाने के लिए टेक्निक है जो लिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। तो चलिए, वायरस भी समाप्त हो गया, इतना ही था आज का लेक्चर। अब अगला लेक्चर जो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम, उसके बाद पढ़ेंगे प्लांट किंगडम, उसके बाद पढ़ेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, प्लांट रिप्रोडक्शन, प्लांट में जनन, प्लांट हार्मोन। ठीक है, प्लांट में कितना तरह का हार्मोन होता है, और प्लांट में डिजीज़। ये इतना सारा चैप्टर है जो आपको पढ़ना है। और इसके बाद आपका बायोलॉजी जो है, मतलब कह सकते हैं 99% फिनिश। तो 3 लेक्चर हमको लगेगा इसको ख़त्म करने में। और एक चैप्टर जो है वो है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट बायोलॉजी। ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, बनाना रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, त्रिची में। आलू का रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो रिसर्च इंस्टीट्यूट आ जाएगा। इसी में आ जाएगा साइंटिफिक नेम। ठीक, इसी में आ जाएगा फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ ज्योग्राफी। ये सब फादर वाला जो टॉपिक है, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, इसका फादर, वो वाला टॉपिक आ जाएगा। और इसी में छोटा मोटा पॉलीमर, बहुलक वाला चैप्टर। तो ये 4 को चीज़ हम पढ़ा देंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाले टॉपिक में, तो बायोलॉजी आपका लगभग पूरा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए, यही था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड कीजिएगा। धन्यवाद।